हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत। तो फ्रेंड्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसे सॉल्व करने वाले हैं। आपका पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है और इसके लिए आपको जो टाइम अलाउड है वो है 3 आवर्स। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट है x minus 2 and x plus 2 are the factors of x cube plus x square minus 4x minus 4. The third factor of the given polynomial is। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर्स हमें गिवन है और थर्ड फैक्टर हमसे पूछा है। तो फैक्टर्स क्या क्या है? x minus 2 और x plus 2, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4 और इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर माइनस 4 से। तो कितना मिल जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसे डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा x, यानी x मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब और माइनस 4x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस 4, और यहाँ भी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड फैक्टर, ऑप्शन सी। Next, part second. Radha deposited ₹400 per month in a recurring deposit account for 18 months. The qualifying sum of money for the calculation of interest is। तो जो qualifying sum of money है, इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है अपने पास? P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी गिवन है? स्टार्टिंग जो डिपॉजिट करना है वो है 400 से, n यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है वो कितने हैं? 18 मंथ्स। सो ये हो जाएगा 18 इंटू 19 अपॉन 2। ये हो जाएगा 9 टाइम्स कैंसिल, 9 4 जार 36, तो 36 इंटू 19, यानी आ जाएगा 6 9 जार 54 एंड 9 3 जार 27 और 5 32 और इधर 36, यानी हो जाएगा 4 8 और 6 6 8 4 और 2 0, यानी कि 68,400 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, पार्ट थर्ड। इन द फिगर गिवन बिलो AC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। यहाँ पर ये सर्किल गिवन है जिसका AC एक डायमीटर है। AP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। AP की लेंथ 3 सेंटीमीटर है और PB की 4 सेंटीमीटर एंड QP इज परपेंडिकुलर टू AB। QP is perpendicular to AB. If the area of triangle APQ का एरिया क्या गिवन है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then the area of the shaded portion QPBC, जो shaded portion है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें APQ ट्राइंगल का एरिया गिवन है, इसमें PQ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एरिया गिवन है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस और हाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ACQ की डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल इन द सेमी सर्किल, जो कि 90 डिग्री का होगा, यानी PQ भी परपेंडिकुलर है AB के और BC भी परपेंडिकुलर है AB के, इसलिए PQ और BC ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो फिर उसके बाद हम इस रेशियो से, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसकी हेल्प से हम BC की लेंथ फाइंड आउट करके इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं PQ की लेंथ कितनी होगी। सो यहाँ एरिया क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू बेस PQ है, मान लेते हैं x इंटू हाइट 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3 6 जार 18, 6 2 जार 12। सो x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि PQ की लेंथ कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। PQ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि 3 बाय, और जो टोटल लेंथ है AB वो कितनी हो जाएगी? 4 + 3 7। ये किसके इक्वल रहने वाली? PQ अपॉन BC के, PQ अपॉन BC, और PQ कितना आ गया यहाँ से? 12, और BC इसकी लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से, ये 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 7 जार 28, यानी कि BC की लेंथ कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया? 28। क्लियर। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? ये
जो हाइट है इसके लिए हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7 और बेस 28, यानी एरिया ऑफ ABC हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 28 इंटू और हाइट कितनी होगी 7, यानी कि 14 इंटू 7 14 इंटू 7 यानी कि 70 और 28 यानी कि 98। तो टोटल एरिया कितना हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना आ गया 98 - 18 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, in the given diagram the radius of the circle with center O is 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर एक सर्किल गिवन है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। PA and PB are the tangents to the circle which are at right angle to each other। PA और PB दो टेंजेंट्स है जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। The length of OP is, हमसे क्या पूछा है OP की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ हम देखें तो ये दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस होगी, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री के, तो रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री का, और OB रेडियस है तो OA भी क्या है रेडियस, यानी कि ये दोनों कितने हो गए 3, तो ये एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो डायगोनल कितना आ जाएगा 3√2, ये भी 3 है ये भी 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आ जाएगा 3√2 सेंटीमीटर, यानी सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फिफ्थ, असर्शन इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू A एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू B, देन AB इज इक्वल्स टू 1। हमें फाइंड आउट करना है ये सही है या गलत है। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर A है और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर B है। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो AB का मतलब क्या हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी A प्लस बी, A माइनस बी से क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, क्योंकि आइडेंटिटी जानते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सो असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रीजन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो रीजन भी सही है और इसका यूज भी हुआ है इसके लिए, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। सो यहाँ पे सही हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिक्स्थ, A solid sphere is cut into 2 identical hemisphere। एक solid sphere है जिसको 2 identical hemispheres में यानी कि बीच से उसको कट कर दिया गया है। Assertion, the total volume of 2 hemispheres is equal to volume of the original sphere। जो दोनों हेमिस्फेयर्स बने हैं उनकी वॉल्यूम का एडिशन करें तो वो ओरिजिनल जो स्फीयर था उसकी वॉल्यूम के इक्वल होगी, तो बिल्कुल सही बात है, assertion एकदम सही है। Reason, the total surface area of 2 hemispheres together is equal to the surface area of the original sphere। जो 2 हेमिस्फेयर्स हैं इनका टोटल सरफेस एरिया का सम क्या ओरिजिनल स्फीयर के सम, जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके एरिया के इक्वल आएगा, तो ये यहाँ पर गलत है। हम जानते हैं कि जब हेमिस्फीयर में हम डिवाइड करेंगे एक स्फीयर को, तो हेमिस्फीयर में सर्कुलर पार्ट जो होगा उसका भी एरिया ऐड होगा, तो दोनों सर्कुलर पार्ट्स का एरिया ऐड होने से जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर्स का वो ज्यादा हो जाएगा स्फीयर के सरफेस एरिया से, यानी रीजन यहाँ पर फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, सेवंथ, given that the sum of the squares of first 7 natural numbers is 140 then their mean is। क्या गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो यहाँ पर सम है वो गिवन है हमें कितना 140। सो इनका मीन निकालना है, इजी है बिल्कुल। कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पे टोटल 7, तो मीन कितना हो जाएगा, जो सम गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी 7 से, तो कितना आ गया 20, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
8th, a bag contains 3 red and 2 blue marbles. एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स है. A marble is drawn at random. The probability of drawing a black marble. अब जब उसमें ब्लैक मार्बल था ही नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. इजी क्वेश्चन है एकदम. नेक्स्ट 9th, if matrix A is equals to -1 2, A मैट्रिक्स गिवन है and मैट्रिक्स B गिवन है 3 4, then मैट्रिक्स AB is equal to. सो प्रोडक्ट फाइंड करना है मैट्रिक्स AB का. रो बाय कॉलम से फाइंड कर लेंगे. -1 इंटू 3 यानी कि -3 और 4 इंटू 2 यानी कि +8. कितना हो गया ये? 5. ठीक है, 5 यानी कि ऑप्शन C इज राइट. नेक्स्ट 10th, a mixture of paint is prepared by mixing 2 parts of red pigments with 5 parts of base. तो यहाँ पर रेशियो गिवन है कितना? 2 parts of red pigments with 5 parts of base. Using the given information in the following table, find the values of A, B and C to get the required mixture of paint. तो यहाँ पर टेबल गिवन है और जो मिक्सचर है उसका रेशियो में गिवन है कितना है? 2 parts of red pigments और 5 parts of base. यहाँ पे देखो फर्स्ट में यही लिखा हुआ है, parts of red pigments 2 और parts of base कितना है? 5. यानी ये रेशियो सभी के लिए सेम रहने वाला है. यानी 2/5 किसके इक्वल होगा? 4/A के. ये किसके इक्वल होगा? B/12.5 के. ये किसके इक्वल होगा? 6/C के. तो इसकी हेल्प से हम A, B और C फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स यानी कि A इज इक्वल्स टू 10. इन दोनों से देखें तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/5 यानी B कितना हो गया? 5. और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स 5 3 जार 15 यानी 10 5 और 15. 10 5 और 15 ऑप्शन डी में गिवन है. नेक्स्ट 11th, an article which is marked at ₹1200 is available at a discount of 20%. मार्क प्राइस कितनी है? 1200 रुपीज और डिस्काउंट कितना है? 20%. एंड द रेट ऑफ GST इज 18%. GST की रेट 18% है. द अमाउंट ऑफ SGST, हमसे केवल SGST पूछा है इन्होंने, CGST नहीं पूछा. यानी कि SGST कितना हो जाएगा? 9%. अब जो SGST रहेगा वो केवल किस पे रहेगा? डिस्काउंट देने के बाद. यानी कि 1200 और 20% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 80% ऑफ 1200 यानी 80/100. और SGST कितना हो जाएगा इसका? 9% यानी हम लिख सकते हैं 9/100. तो 100 से ये कैंसिल और कितना आ जाएगा? 8 9 are 72 into 12. 72 into 12. 2 2 are 4, 2 7 are 14 और यहाँ पे आ जाएगा 72. 4 6 8 और कितना था यहाँ पे? अपॉन में एक 10 था अपने पास यानी 86.4%. 86.40 रुपीज. SGST की अमाउंट कितनी हो जाएगी? ₹86.40. नेक्स्ट 12th, the sum of money required to buy 40 shares at ₹38.50. क्या कहा है? 40 रुपीज जो शेयर का प्राइस है उसका क्या है? 38.50 यानी कि जो 40 रुपीज का शेयर है वो कितने में खरीदा जा रहा है? 38.50 में. और ऐसे कितने शेयर खरीदे? 50 शेयर्स. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 38.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 50 से. यानी कि 385 को सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 25 और ये 42 15 और ये 1925 रुपीज यानी कि ऑप्शन सी. नेक्स्ट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 1 इज इक्वल्स टू 0. सिंपल है एकदम. x² इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 यानी x इज इक्वल्स टू +-1. ये हो जाएंगे रूट्स यानी ऑप्शन डी. नेक्स्ट 14th, which of the following equation represents a line equally inclined to the axis. यानी कि x एक्स से इक्वली इंक्लाइंड हो. वो कौन सी लाइन होती है? जिसके लिए जो स्लोप है वो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, +-1 के इक्वल. सो यहाँ पे देखेंगे स्लोप कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 2/3. इसके लिए तो m की वैल्यू है 2/3. इसके लिए m की वैल्यू कितनी है? 1 है. यानी यही होगी जो इक्वली इंक्लाइंड होगी दोनों एक्सेस से. ऑप्शन बी.
नेक्स्ट 15th, given x plus 2 less than equal to x by 3 plus 3 and x is a prime number, the solution set for x is, x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. सो यहाँ सोल्व करेंगे तो x माइनस एक्स बाय 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी ये कितना हो गया 2x बाय 3 लेस देन इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू किससे कम हो गई 3 बाय 2 से. और क्या कहा है साथ में, x क्या एक प्राइम नंबर है. अब 3 बाय 2 से छोटा प्राइम नंबर है ही नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इसके लिए 5. एक भी x हमें नहीं मिलेगा ऐसा जो कि प्राइम नंबर भी हो और 3 बाय 2 से छोटा भी हो. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने पास 2 से 2 3 5 आगे, ठीक है. जबकि 3 बाय 2 कितना है 1.5 है, यानी 1.5 से छोटा प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि x की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है. सो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. While factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of 2x cube plus 7x square plus 2x minus 3. Is the student's solution correct stating that 2x plus 1 is a factor of the given polynomial? तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का एक फैक्टर क्या बताया 2x प्लस 1. हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत. तो इसके लिए क्या करेंगे, जो फैक्टर है सबसे पहले तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे मान लेते हैं हम fx. क्या गिवन है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, जो फैक्टर बताया उसका वो 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. अब अगर 2x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x बराबर माइनस 1 बाय 2, इसे सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी कि हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें f माइनस 1 बाय 2 की. तो क्या आ रहा है 2 माइनस 1 बाय 2 का क्यूब प्लस 7 और माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 और माइनस 3. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 बाय 4, ये हो जाएगा अपने पास प्लस 7 बाय 4, ये बन रहा है माइनस 1 और माइनस 3. यहाँ से 7 माइनस 1 6 बाय 4 यानी 3 बाय 2 और ये कितना हो गया माइनस का 4, यानी सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 बाय 2, यानी ये किसके इक्वल नहीं आया 0 के. इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा. अगर फैक्टर होता तो x बराबर माइनस 1 बाय 2 रखने पे किसके इक्वल आना चाहिए था 0 के इक्वल. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx. यहां तक क्लियर है, यानी कि जो ए पार्ट में पूछा जाए कि इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर, सो इसका जो सॉल्यूशन है 2x प्लस 1 नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट बी, गिवन अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर. तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये सॉल्व करके, ये इसका रीजन हो गया कि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 2x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट हमसे पूछा है ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, यानी इसको पूरी तरह से फैक्टराइज भी करना है, यानी कि इसके जितने भी फैक्टर्स है वो हमें लिखने हैं. तो सबसे पहले देखना होगा एक फैक्टर, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कोई भी एक फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसकी हेल्प से आगे नेक्स्ट फैक्टर्स निकाल लेंगे. सो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रखकर कि क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, तो f अगर 1 रखते हैं हम तो 1 पे तो ये ज्यादा हो जाएगा 0 से. माइनस 1 अगर हम रख के देखें यहाँ पे माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी तो माइनस 2 और ये माइनस 3 यानी माइनस 5, और ये भी माइनस का आ जाएगा माइनस 7 और प्लस का 7, यानी माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर f माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर
7 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 और -3। सिंप्लीफाई करने पर कितना आ रहा है ये 0, ठीक है, -3। यानी कि इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो एक फैक्टर हमको मिल गया fx का। अब fx को डिवाइड कर देंगे x + 1 से तो रिमेनिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे। यानी अब क्या करेंगे, हम x + 1 को डिवाइड करेंगे, यानी fx को डिवाइड करेंगे x + 1 से, यानी 2x³ + 7x², 2x³ + 7x² और +2x - 3। देखो डिवाइड करने पर 2x², तो 2x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ और 2x² प्लस का सब्ट्रैक्ट करने पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा 5x² + 2x - 3। आगे डिवाइड करेंगे तो 5x + 5x, यानी 5x² 5x मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे को तो 5x² + 5x। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल जाएगा, -3x - 3, यानी कि कितना आ रहा है -3 टाइम्स जा रहा है। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x - 3, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 0। यानी जो fx है वो अपने पास क्या मिल जाएगा, सो fx किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो फैक्टर था अपना x + 1, क्योंकि x बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो एक फैक्टर तो x + 1 और रिमेनिंग 2x² + 5x - 3, 2x² + 5x - 3। इसको और फैक्टराइज कर लेंगे, x + 1 स्प्लिट कर देंगे मिडल टर्म को, तो 2 इंटू -3 कितना हो गया, -6 और 5 को कैसे तोड़ें कि -6 मिल जाए, तो 6 और -1 6x - x कितना आ जाएगा, 6 इंटू -1 तो कितना हो गया -6 और 6x - x कितना हो जाएगा 5x। सो हम इसको लिख देंगे 6x - x - 3 x + 1, ये 2x कॉमन इसमें से, 2x कॉमन लेने पर क्या बचेगा x + 3 और इधर से -1 कॉमन x + 3। सो रिमेनिंग फैक्टर्स हमें मिल गए इसके, x + 1 एक फैक्टर हो गया x + 3 और एक फैक्टर हो गया 2x - 1। सो ये फैक्टराइज भी कर दिया हमने जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे। क्लियर, जो पूछा था हमसे, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। सो यहाँ पर हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, ठीक है, x + 1 x + 3 2x - 1। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, P is a point on the x-axis which divides the line joining A -6, 2 and B 9, -4 find। तो P एक पॉइंट है x एक्सिस पर जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, वो रेशियो जिसमें P AB को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर P जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, यानी P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट जो होगा ऑफ P वो क्या होगा 0, क्योंकि P पॉइंट x एक्सिस पर है। अब यहाँ पे A और B क्या दे रखे हैं हमें, A पॉइंट दे रखा है -6, 2 और B पॉइंट क्या गिवन है 9, -4 9, -4। तो हम रेशियो मान लेते हैं कि m रेशियो इनमें डिवाइड करना है। सो y कोऑर्डिनेट 0 है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम रेशियो की हेल्प से, तो -4m + 2n -4m + 2n अपॉन m + n किसके इक्वल है 0 के, यानी ये किसके इक्वल आ गया 4m = 2n, यानी m रेशियो n कितना हो गया यहाँ से m अपॉन n 2/4 यानी 1/2। सो m रेशियो n किसके इक्वल हो गया 1/2 के। m रेशियो n कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट B, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P
यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये फाइंड करना है। अब y कोऑर्डिनेट तो 0 है, केवल क्या फाइंड करना है उसका x कोऑर्डिनेट, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे b, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9m माइनस 6n, 9m माइनस 6n अपॉन m प्लस n, और m और n की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, m कितना 1 और n कितना 2, तो 9 माइनस 6 इंटू 2 12 अपॉन m प्लस n, यानी 1 प्लस 2 कितना 3, सो आ गया माइनस 3 अपॉन 3 यानी माइनस 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो गए, सो P के कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया अपने पास -1,0। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू -3, -2। लाइन पैरेलल टू AB लाइन के पैरेलल, देखो यहाँ A और B तो गिवन है, तो AB जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि किससे पास हो रही हो -3, -2 से। तो क्योंकि ये पैरेलल है तो AB का जो स्लोप होगा वही इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप होगा। तो सबसे पहले अगर हम स्लोप बात करें BC में, स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, स्लोप के लिए क्या करते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, सो 2 माइनस 4 लिख दें एक बार यहाँ पे, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 से स्लोप मिल जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस 4, तो 2 और प्लस 4 अपॉन x1 माइनस x2, यानी -6 और -9, -6 -9, ऊपर हो गया अपने पास 6 और नीचे आ गया माइनस का 15, यानी -3 से कैंसिल कर दें, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, -2/5। ये तो स्लोप हो गया किसका AB का। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB, तो y माइनस y1 किस पॉइंट से पास कर रही है, ये गिवन है -3, -2 से, तो y1 कितना हो गया है यहाँ -2, यानी -2 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना हो गया -2/5, और x माइनस x1 कितना गिवन है -3, यानी x प्लस 3, सोल्व कर लेंगे तो 5y और प्लस 2 यानी प्लस 5 2 10 इज इक्वल्स टू -2x और -6, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 5y और प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर O। देखो यहाँ पर AC डायमीटर गिवन है और O सेंटर है सर्किल का। CD इज पैरेलल टू BE, CD और BE दोनों पैरेलल है। AOB इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल AOB कितना है 80 डिग्री, और एंगल ACE 20 डिग्री, एंगल ACE कितना गिवन है 20 डिग्री। क्या क्या फाइंड करने हैं, एंगल BEC, एंगल BCD और एंगल CED। एंगल BEC की बात करते हैं सबसे पहले, कहाँ पर है एंगल BEC, ये रहा, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है सबसे पहले। देखो यहाँ पर ये 80 डिग्री का एंगल है और ये डायमीटर है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। सो यहाँ लिख सकते हैं हम कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी एंगल BOA 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर जो BEC है वो सेगमेंट पर बना हुआ एंगल है, जबकि BOC सेंटर पर बना हुआ एंगल है। तो हम जानते हैं कि सेंटर पर एंगल कितना बनता है 2 टाइम्स बनता है रिमेनिंग सेगमेंट के। तो यहाँ पर BEC कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BOC। सो एंगल BEC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल BOC के। सो 1/2 ऑफ 100 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं कितना आ जाएगा ये
50 डिग्री। सो एंगल BEC इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 50 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, बिकॉज एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सेगमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें एंगल BCD की, तो यहीं पे देख लेते हैं। देखो कहां पर दे रखा है अपने को एंगल BCD, ये वाला एंगल पूछा है। अब ये एंगल तीन एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये वाला एंगल, एक 20 डिग्री और एक ये वाला एंगल। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले एंगल की। यहाँ पर ये 100 डिग्री एंगल आ गया और ये रेडियस है OB और OC, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, तो जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी अगर हम इसको x कह दें तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x डिग्री होगा। तो तीनों का सम कितना होना चाहिए एक ट्रायंगल में, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें एंगल OCB की। एंगल OCB इज इक्वल्स टू x लेट, है ना, यही किसके इक्वल होगा, एंगल, बिकॉज OB इज इक्वल्स टू OC, ये रेडियस है। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल्स टू x। यहां तक की बात क्लियर है? अब इस वाले ट्राइंगल में, कौन से, इन ट्राइंगल OBC तीनों एंगल्स का सम यानी x प्लस 100, इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 80/2 यानी कि 40 डिग्री। क्लियर है? 180 माइनस 100 80 डिग्री हो गया और ये 2x बन जाएगा यानी 80/2 40 डिग्री। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई एंगल OCB की 40 डिग्री। अब ये वाला एंगल 20 डिग्री गिवन है, अब इसको फाइंड करना है ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर गिवन था हमें कि पैरेलल है CD और BE, CD और BE पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल ऑल्सो एंगल जो है DCE किसके इक्वल रहेगा, एंगल CEB के, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया एंगल CEB। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ये कितना था अपने पास 50 डिग्री, यानी ये भी कितना हो गया 50 डिग्री के इक्वल। अब जो रिक्वायर्ड एंगल है एंगल BCD, नाउ एंगल BCD, ये तीनों एंगल्स का सम है। कौन कौन से एंगल, एक तो एंगल BCA, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने, OCB के लिए एंगल OCB प्लस ये वाला एंगल है ECA, एंगल ECA और प्लस जो अभी कैलकुलेट किया एंगल DCE, एंगल DCE। OCB कितना था x यानी कि 40 डिग्री प्लस ECA कितना आ गया, ECA था 20 डिग्री और DCE कितना आया, एंगल DCE 50 डिग्री। तीनों का सम कर लेंगे 60 और ये यानी कि 110 डिग्री। 40 प्लस 20 60 और 50 यानी कि 110 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एंगल DCB की टोटल 110 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एंगल CED, यहीं पे देख लेंगे। इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, ये कितना था अपने पास 40 डिग्री, ये वाला भी 40 डिग्री। अब एंगल CED की बात करनी है। कौन सा एंगल CED, ये रहा एंगल CED। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो इस एंगल की रिक्वायरमेंट है और एक इसकी। ये एंगल तो इसके इक्वल था, ये कितना आया था अपने पास 50 डिग्री
सो ये भी कितना 50 डिग्री। और अब इस वाले एंगल के लिए क्या करना होगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके लिए जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री का। यानी कि अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए तो इसकी हेल्प से हम इस एंगल को निकाल लेंगे, इस और इसकी हेल्प से हम इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये बात है। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री का आ रहा है, इसमें ये 80 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल कितना है, ये हम इसको टोटल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से ये 50 डिग्री का एंगल हो गया, ये टोटल 60 डिग्री का एंगल हो गया, तो टोटल ये कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल सी में बात करें, इन ट्राइंगल BCE कौन कौन सा एंगल, एंगल BCE प्लस एंगल CEB प्लस एंगल EBC कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 डिग्री। अब BCE की वैल्यू कितनी है, BCE 20 प्लस 40 यानी कि 60 डिग्री, प्लस CEB की वैल्यू कितनी है, CEB की 50 डिग्री, और प्लस EBC आ जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 110 और इससे माइनस करेंगे तो 70 डिग्री, यानी कि एंगल EBC तो कितना आ गया 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, ये टोटल कितना हो गया 70 डिग्री। अब इसका सम और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाउ एंगल CDE प्लस एंगल EBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो CDE इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एंगल CDE प्लस ये है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल CDE कितना हो गया 110 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब इस वाले ट्राइंगल में इसकी वैल्यू आ गई 110, ये आ गया 50, तो इसको निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल CDE एंगल कौन सा DEC जो फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE कितना होगा 180 डिग्री। इनकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, तो DEC प्लस ECD कितना था, ECD 50 डिग्री, और प्लस ये कितना आ गया 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ से एंगल DEC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस 180 माइनस 160 यानी कि 20 डिग्री। सो एंगल DEC या एंगल CED एक ही बात है, कितना हो गया 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट -11, -7, -3, 49, 53 आर द टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। अब ये AP है, GP है या HP है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें -11, -7, -3, तो क्या हो रहा है 4 से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है अपने पास कितने का आ रहा है 4 का। सो यहाँ लिख सकते हैं हम हियर डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is constant is equals to 4. So it is AP. So it is AP. Clear first. Next पूछा है how many terms are there in all. Total number of terms कितनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -11, लास्ट टर्म कितनी है 53, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। सो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। वैल्यूज रख देंगे L की, कितनी है 53 इज इक्वल्स टू -11 प्लस
n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 53 प्लस 11 64, यानी n माइनस 1 कितना आ गया 64 अपॉन 4, 4 1 4 और ये 4 6 24, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस 1 17। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 17। नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म, मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, देखेंगे यहाँ। नेक्स्ट जो मिडल टर्म होगी वो कौन से नंबर की होगी, मिडल टर्म, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो अपने को मिली है वो है 17 यानी कि ओड, तो मिडल टर्म के लिए क्या करेंगे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म, यानी कि 17 आया अपने पास n की वैल्यू, 17 प्लस 1/2 टर्म कितना हो गया 18/2, यानी कि 9th टर्म, यानी 9th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है A9 या T9 लिख दें, T9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8D। A की वैल्यू कितनी है, A इज इक्वल्स टू -11 प्लस 8 और कॉमन डिफरेंस कितना है 4, 8 4 32 माइनस 11 यानी कितना आ जाएगा 21, 8 4 32 माइनस 11 21, यानी कि 9th टर्म कितनी हो गई 21। नेक्स्ट पार्ट 2, इन द डायग्राम गिवन बिलो a tilted right circular cylindrical vessel with base diameter 7 cm contains a liquid। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है जिसका बेस डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। When placed vertically, the height of the liquid in the vessel is the mean of two heights shown in the diagram। तो क्योंकि ये tilted है तो यहाँ जो लिक्विड भरा गया है इसकी दो हाइट्स मिल रही है, एक तो 1 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर। तो ये कहा है कि जब इसको सीधा रखेंगे तो जो हाइट मिलेगी वो 1 और 6 सेंटीमीटर इन दोनों का मीन होगी, यानी अरिथमेटिक मीन इनका फाइंड कर लेंगे तो हाइट मिल जाएगी लिक्विड की। फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जो वेट सरफेस होगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है जब इस सिलेंड्रिकल वेसल को सीधा रखा जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हाइट होगी वो कितनी होगी, सॉल्यूशन हाइट ऑफ लिक्विड इन वेसल when placed horizontally। is equals to mean of heights, यानी कि यहाँ पर जो हाइट्स गिवन है 1 और 6 इसका मीन, तो 1 + 6/2 कर देंगे, यानी कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट एरिया ऑफ वेट सरफेस क्या हो जाएगा, देखो एक तो सिलेंड्रिकल जो सर्कुलर पार्ट है बेस एरिया है वो आ जाएगा, प्लस जो सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वेट सरफेस, एरिया ऑफ वेट सरफेस कितना हो जाएगा, एक तो πr² प्लस 2πrh, यानी कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं πr को, तो πr और r + 2h। यहाँ पे डायमीटर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और ये 7/2, r की वैल्यू 7/2 प्लस 2 इंटू और h कितना है ये भी 7/2 है, 7/2, तो ये 3 7/2 हो गया, यानी कि 22/7 इंटू 2 + 1 3 और ये 7/2 इंटू ये भी 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स, यानी 11 इंटू ये आ जाएगा 3 इंटू
और 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम्स हो गया 7/2। ये हो जाएगा 7 3 21, 21 इंटू 11 करेंगे तो 231/2, यानी कि हम कह सकते हैं 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 230 आधा करेंगे तो 115 और 0.5 यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वेट सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट थर्ड, यूज अ रूलर एंड कंपास टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ कोड AB ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रेडियस कितनी हो, 4.5 सेंटीमीटर हो। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले कंपास लेंगे, उसकी नीडल को और पेंसिल को कितने डिस्टेंस पर रखना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो वो रूलर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। ठीक, तो इस रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले तो सेंटर और इससे 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करके कंपास की हेल्प से और सर्किल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें, ड्रॉ अ कोड AB ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। एक कोड बनानी है AB जिसकी लेंथ हो 6.5 सेंटीमीटर। तो रूलर की हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर मेजर करके कोड बना सकते हैं हम AB जिसकी लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। सर्किल बना लिया 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके बाद AB कोड रूलर की हेल्प से मेजर करके यहाँ पर बना देगी। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल CAB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री वेयर C लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। यानी कि अब एंगल कंस्ट्रक्ट करना है CAB 75 डिग्री का। तो जो इनिशियल लाइन है वो क्या हो जाएगी, AB को इनिशियल लाइन मानते हुए एंगल CAB कंस्ट्रक्ट करना है 75 डिग्री का। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखो 75 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, एक तो 60 डिग्री की और एक 90 डिग्री की, क्योंकि इनका मीन कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, 60 डिग्री और 120 डिग्री की, क्योंकि इनका मीन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले कंपास लेंगे, उसकी नीडल को रखेंगे पॉइंट A पर। क्लियर? फिर यहाँ से सेमी सर्किल एक आर्क कट करेंगे अपन। फिर ये मान लेते हैं AB नाम दे रखा है यहाँ पे C, तो इसको पॉइंट D के देते हैं अपन। तो D पॉइंट पर कंपास की जो नीडल है उसको रखेंगे, D से आर्क कट करेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का। फिर अगेन 60 डिग्री वाले पर जो कंपास है उसकी नीडल को रखेंगे, तो आगे एंगल कितने का मिल जाएगा, हमें 120 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों का मीन लेना है, तो 60 डिग्री और 120 डिग्री इन पर कंपास की नीडल को रखकर हम मिड वैल्यू ले लेंगे, तो कितनी मिल जाएगी हमें, 90 डिग्री की। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर कंपास की नीडल को रखकर कट करेंगे तो ये एंगल कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इन दोनों आर्क का और A को ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन मिल जाएगी हमें। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल मिल गया। इसके बाद 90 डिग्री और 60 डिग्री की हेल्प से किसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, 75 डिग्री को। सो यहाँ पर 60 डिग्री पर रखकर कंपास की नीडल को ये आर्क कट करेंगे, और 90 डिग्री वाली लाइन जो सेमी सर्किल को कट कर रही है इस पर नीडल को रखकर ये एंगल कट करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल आ गया अपने पास CAB। C पॉइंट दे रखा है कि सर्कमफेरेंस पर है, तो एंगल CAB कितना आ गया, 75 डिग्री का। यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A और B से इक्विडिस्टेंट हो वो सभी पॉइंट्स, उन सबका लोकस हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो A और B से इक्विडिस्टेंट कौन होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का, उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी सिंपली हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है AB का। तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, A पर कंपास की नीडल को रखेंगे और हाफ से ज्यादा ओपन कर यहाँ एक आर्क कट कर लेंगे और नीचे एक आर्क कट कर लेंगे। इसी तरह से B पर कंपास को रखकर सेम लेंथ रखते हुए यहाँ एक आर्क कट करेंगे और नीचे एक आर्क कट कर लेंगे। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर क्या मिल जाएगा हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट,
कंस्ट्रक्ट द लोकस, ये हो गया। डी, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी ए एंड बी ए। सी ए और बी ए से इक्वल डिस्टेंस पर कौन से पॉइंट होंगे? जो एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेंगे। देखो यहाँ पे सी ए और बी ए से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रही सी ए और ये रही बी ए, ये बी ए और ये सी ए, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट कैसे मिलेंगे हमें? ये वाला जो एंगल है इसका अगर हम बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लें तो इस बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी सी ए और बी ए से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी हमने सिंपली कंस्ट्रक्ट करना है इसका एंगल बाइसेक्टर। सो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए डी पॉइंट पर कंपास की नीडल को रखेंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे। इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखकर यहाँ से कट कर लेंगे। इसको ए से ज्वाइन करने पर क्या मिल जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लोकाई एस पी। तो यहाँ पर दोनों जो लोकस हमें फाइंड कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मार्क करना है? पी। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ सीपी। अब रूलर की हेल्प से हमें सीपी को मेजर कर लेना है। सी और पी की लेंथ मेजर करेंगे अगर हम रूलर की हेल्प से तो वो कितनी मिल जाएगी हमें? 4.9 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन ए। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। थैंक्स टू एवरीवन।